हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू सीरीज विच इज़ नॉन एज अ 3ds मैक्स। आप सबको मन में एक डाउट होगा कि यार 3ds मैक्स क्या चीज़ होती है। बेसिकली आज मैं आपका डाउट दूर करने ही आया हूँ। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग की। इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है और क्या क्या हमारे कंपोनेंट होते हैं। अगर आपने बात करें कि हमारे पास पहली एक ओरिजिन होती है जहाँ से ये सारे सॉफ्टवेयर की शुरुआत हुई है, इट्स एन ऑटोडेस्क। एक कंपनी है ऑटोडेस्क जिसने 3 सॉफ्टवेयर जो थे बेसिकली निकाले थे। पहला सॉफ्टवेयर था ऑटोकैड विच इज़ यूज फॉर द लेआउट एंड प्लानिंग डिज़ाइनिंग। सेकेंड सॉफ्टवेयर था रेविट आर्किटेक्चर। ऑब्वियसली बात है, ये भी एक्सटीरियर्स के लिए यूज़ होता है। We can do an interior part too, but it is famous for their exteriors. In spite of that, we having a third software, which is known as the most helpful software. It's known as 3ds Max. Guys, 3ds Max की फुल फॉर्म होती है 3D Studio Max। जैसे कि आपने देखा कि 3D Studio Max अब ऑटोकैड था लेआउट के लिए फेमस, रेविट आर्किटेक्चर था अपने एक्सटीरियर के लिए फेमस, और 3ds Max किसके लिए फेमस होगा? अपने इंटीरियर्स के लिए। इसके अंदर ना आप बहुत सारे टाइप्स के इंटीरियर्स को बना सकते हो। इंटीरियर्स को बनाना अलग होता है, इंटीरियर्स में क्रिएटिविटी दिखानी अलग होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेल मी वन थिंग कि आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के हिसाब से इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या होती है, हम क्यों यूज़ करते हैं? हर बंदा चाहता है आज के टाइम में कि यार मेरा घर सबसे अच्छा बनाओ। अब सबसे अच्छा घर तब बनता है या तो आपका जो आइडियाज़ है, जो आपका कंसेप्ट है वो बहुत यूनिक हो, बहुत सबसे हटकर हो तब हो, या आपकी कलर पैचिंग सबसे अच्छी हो कि जिसको आपको पता हो कि यार मैंने कलर टोन्स कैसे कैसे लेने हैं, मैंने कौन सी थीम में काम करना है। थीम प्लेज है वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वो देखेंगे आगे क्या क्या होता है। और इसके अलावा क्या मैं ये भी पता हो कि यार हमने इस चीज़ को आगे कैसे लेके जाना। अब देखो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आपने 3 टाइप्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं मेजरली आप लोग करोगे। सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है इंटीरियर रेजिडेंशियल का, वेयर यू हैव टू डिज़ाइन अ बेडरूम और अ लिविंग रूम, और समटाइम्स यू कैन डिज़ाइन अ हॉल टू। दैट्स वन ऑफ अ कंसेप्ट। सेकेंड चीज़ आती है हमारे पास किचन्स का। अब देखो, आपको पता है किचन्स बहुत सारे टाइप्स की होती है। वी हैविंग अ मॉडुलर किचन, वी हैविंग अ आइलैंड किचन, वी हैविंग अ एल टाइप किचन, वी हैविंग अ जी टाइप, यू टाइप किचन। देयर आर सेवरल टाइप्स। बट इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, लाइक हम, मेरे हिसाब से कि हमें ना हर चीज़ के डेप्थ में जाना चाहिए। या तो 100% करो या 100% ना करो। सो बेसिकली इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, तो यू जस्ट हैव टू नो कि हमारे सॉफ्टवेयर्स की क्या क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं, किस किस तरीके से आप लोग उसको रन करते हो। इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। अब देखो, यहाँ तक मैंने देख लिया कि हमारे सॉफ्टवेयर स्किल्स की बात हो गई है, हमारे एक्सपोजर की बात होगी। अब चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। देखो, 3ds Max का सिलेबस जो है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन वाज इंटीरियर एंड सेकेंड वाज एक्सटीरियर। सो इंटीरियर पोर्शन में हम कवर करेंगे कि हमारे पास जितना भी इंटीरियर एलिमेंट्स हैं, कि मतलब वेदर इट वाज अ कमर्शियल प्लान, वेदर इट वाज अ सेमी कमर्शियल। आपको पता है कि हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स मेन होते हैं, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। रेजिडेंशियल वेयर वी लिव एंड कमर्शियल वेयर वी वर्क। तो दोनों में ना 2 चीज़ों की सिमिलैरिटीज़ आती हैं। अब जहाँ पे हम रहते हैं उसको रेजिडेंशियल कहा जाता है, और जहाँ पे हम काम करते हैं उसे कमर्शियल कहा जाता है। दोनों स्पेसेस की प्लानिंग अलग होती है, दोनों स्पेसेस के अंदर के एसेट्स अलग होते हैं, डिज़ाइनिंग अलग होती है, और इक्विपमेंट्स भी अलग अलग होते हैं। सेम थिंग एक चीज़ आती है सेमी कमर्शियल। अब सेमी कमर्शियल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारे पास नीचे तो हमारा कमर्शियल एरिया है, ऊपर हमारे पास रेजिडेंशियल एरिया कवर अप होता है। तो बेसिकली कुछ ना कुछ ये चीज़ होती है हमारे सामने। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब सॉफ्टवेयर स्किल्स के ऊपर। तो गाइज, वेलकम टू द 3ds Max। यहाँ पे ये आपकी वर्क स्टेशन है। यहाँ पे आपको ना कुछ ऐसा दिखेगा। आई गोइंग विद स्क्रैच। ओके, सो बेसिक से स्टार्ट करके मैं आगे लेके जा रहा हूँ। पहली चीज़ अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कुछ 4 पैनल्स। अब इन 4 पैनल्स में क्या क्या है? इन 4 पैनल्स में पहला जो व्यू है हमारे पास टॉप का, वी हैविंग अ फ्रंट व्यू, वी हैविंग अ लेफ्ट व्यू, और यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव व्यू भी दिया गया। राइट हैंड साइड पे आपको प्रॉपर्टी पैनल दे रखा है। अब इस प्रॉपर्टी पैनल का क्या लॉजिक है, क्यों यूज़ होता है, उसको डीप में लेके जाऊंगा मैं। इस साइड देखोगे तो ये ना रेंडर मॉडिफिकेशन टूल है। अब देखो, आपको एक चीज़ समझ नहीं आई होगी, रेंडर। भाई रेंडर क्या होता है कि मेरे पास, अब जैसे मैं एक इमेज की बात करता हूँ, आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि रेंडर्स बेसिकली होते क्या हैं। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल गो विद माई softwares, and here we have like this.
अब मेरे पास ना एक ये छोटा सा प्रोजेक्ट है। अब आप देख लो ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। अब इसमें ना आपको इसका एक्सटीरियर दिख रहा है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि क्लाइंट आपको पहले आके दिखाए कि यार मेरा घर ऐसा ही दिखेगा। आपने क्या करना, आपने अपने आइडियाज़ देने। या रेंडर का मतलब होता है इट्स अ फोटोजेनिक इमेजिनेशन, जो कि आपका घर बनने से पहले दिखेगा। अब क्लाइंट को हम दिखाएंगे ना यार आपका ये प्लॉट है, इतना साइज़ है, इतने पैसे लगेंगे, ये चीज़ बन के आएगी, तो ये वहाँ पे काम आता है। आई होप आपका ये डाउट क्लियर होगा, आगे आगे और करेंगे। अगेन आई कम टू 3ds Max। राइट नाउ हेयर मैं इसको नैप बार को ना हाइड कर देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप लोगों को भी हाइड करना नहीं आता तो प्लीज़ यहाँ से देख सकते हैं, नॉर्मली नीचे टास्क बिहेवियर पे आके जस्ट ऑटोमेटिकली हाइड योर टास्क बार, तो ये तो हमारी स्क्रीन को थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइन कर देगी। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब मैं अपने माउस को मूव कर रहा हूँ तो किसी भी पैनलिंग के अंदर में यहाँ पे एक्स एंड वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो जितना भी काम है वो कोऑर्डिनेशंस पे होता है, कोऑर्डिनेट्स पे होता है, तो हम कोऑर्डिनेट्स को ही आगे एनरोल करके चलते हैं। ये जो है ये हमारे एनिमेशन टूल बार है। वी वांट टू डिस्कस इट लेटर कि भाई क्या क्या होता है, किस किस तरीके से होता है। मैंने आपको रेंडर मॉडिफिकेशन की बात की थी। हमारे सिलेबस में ना 3 पोर्शंस के एरियाज को हमने मेजरली डिवाइड किया। फर्स्ट वॉज एन कंस्ट्रक्शन एरिया, जिसके अंदर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स को बनाने की, कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, वेदर इट वॉज अ इंटीरियर, वेदर इट वॉज अ एक्सटीरियर, समटाइम्स वॉज अ कमर्शियल, रेजिडेंशियल, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। बट इन स्पाइट ऑफ डेट सेकेंड जो हमारा एरिया जोन जो हमने क्रिएट किया वो है इंटीरियर्स एंड लाइट्स। बेसिकली लाइट का जो रोल होता है ना इंटीरियर्स में मेजरली होता है, लाइट्स, मटेरियल एंड इंटीरियर एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं मैं आपको भी बता दूं। हमारे पास सोफ़ा, बेड और चेयर्स हो गई या कि और एसीज वगैरह एलिमेंट हो गए, उनको हम एसेट भी कहते हैं। ये एक टेक्निकल नेम है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब इसके बाद एसेट्स के बाद लाइटिंग की मैंने बात की थी कि लाइटिंग का भी स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो लाइटिंग का भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट जो स्टेप है वो है रेंडरिंग। रेंडरिंग के लिए मैंने आपको क्या करा, एक न्यू सॉफ्टवेयर मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको जिसका नाम है वी-रे। तो ये जो टैब है ना ये वी-रे की टैब है। वी विल डिस्कस इट लेटर कि क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है। सो अभी दिमाग पे इतना जोर मत दो क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप ध्यान से सुनोगे एक एक चीज़ को, एक एक चीज़ आपकी क्लियर होगी, तो आपको इससे अच्छा सॉफ्टवेयर, इससे ईजी सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा नहीं। अब आप देखो सबसे ऊपर ना हमारे पास यहाँ पे नैप बार दी गई है। नैप बार एक रिबन बार का भी काम करता है जो टॉप मोस्ट लेयर पे हमें दिखता है। तो देखो यहाँ पे अनडू एंड रीडू, जैसे हमारे से गलती हुई जो तो ये, एंड रीडू तो ये जो हमारी लाइफ में नहीं होती, खैर 3ds Max में हमारे पास है। अब थोड़ा सा आगे आते तो यहाँ पे लिंकिंग का ऑप्शन आता है। अब देखो एक है अनलिंक, एक है लिंक। अब इन दोनों का मतलब समझाता हूँ क्या होता है। कई बार क्या होता है कि मैं एक चीज़ को ना, एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, वो किसी और सॉफ्टवेयर में बना हुआ है और मैं उसको यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसको लिंक कर रहा हूँ। अब लिंक करने से क्या होता है कि अगर मेरे पास एक ही फाइल है, जैसे ऑटोकैड की फाइल है, यहाँ भी ओपन है और यहाँ भी ओपन है, तो मैं क्या करूँगा, जो मैं चेंजेस यहाँ करूँगा ना यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा क्योंकि वो आपस में क्या है, लिंक। तो इसलिए लिंक और इम्पोर्ट में फ़र्क होता है, इस चीज़ को ध्यान रखा करो। कोई भी आपसे पूछे तो आप बता सको। अनलिंक का भी सेम है। अब बिहाइंड द स्पेस रैप, बाइंड द स्पेस रैप ये बाद में बताऊँगा मैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये है सिलेक्शन टूल्स कि आपने सिलेक्ट करना हो। यहाँ पे आपको पहला टूल मिलता है मूव। यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मूव इट। इफ़ यू वांट टू रोटेट इट यू कैन रोटेट इट टू। यहाँ पे स्केल का मिलता है। यहाँ पे आपको प्लेसिंग का मिलता है कि कई बार हम प्लेस करना हो ना, हमने कोई चीज़ उठा के, यार मेरा तो यहाँ पे बना पड़ा है अब और इसको मैंने प्लेस करना है, तो आई जस्ट गो विद हेयर, तो मैं उसको मतलब प्लेसमेंट के लिए आप कहीं भी लेके जा सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ अ प्लेसमेंट टूल। तो फिलहाल के लिए इसको मैं डिलीट करता हूँ, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें जो ये होते हैं इनको टूल को कहते हैं स्नैप एंगल टूल्स। यहाँ पे स्नैप टूल्स हैं जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे टाइप्स हैं जो आगे आगे हम देखेंगे। मिरर मिल जाता है और यहाँ पे अलाइन मिल जाता है। ये रेंडरिंग के टूल्स है, देखो रेंडर प्रोडक्शन, रेंडर सेटअप। ओके, सो ये मटेरियल एडिटर हमारे पास है। मटेरियल्स ऑलरेडी सी बात है कि आपको अगर किसी चीज़ को रियल दिखाना है तो सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा आपका मटेरियल। जब तक हम कपड़े अच्छे नहीं पाएंगे हमारी फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी। तो ये सिंपल सा रूल है। अब देखो कि यहाँ पे 4 पैनल्स हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, लेफ्ट व्यू। अब आप सोचोगे यार मैं इसमें काम करूँगा तो मैं पहले इसको खोलूँगा,
नहीं, ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड है। अब मैंने एक बॉक्स बनाया यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब देखो मैंने यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव व्यू पे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ये 3D में दिख रहा है। फ्रंट व्यू में उसका फ्रंट, टॉप में उसका टॉप, लेफ्ट में उसका लेफ्ट। अब देखो थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बॉक्स की जगह, बॉक्स में डिलीट कर देता हूँ, मैं इसकी जगह सिलेंडर लेता हूँ। अब देखो टॉप में तो ऐसे ही दिखेगा, फ्रंट में कैसे दिखेगा, लेफ्ट में कैसे दिखेगा, आपको व्यूज़ में कवर हो रहा है। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ सबसे पहले, अब मैं यहाँ चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना फ्रंट व्यू देखना चाहता हूँ। आपने सिंपल F दबाना है फ्रंट व्यू के लिए, T दबाना है टॉप व्यू के लिए, L दबाना है लेफ्ट के लिए, और P दबाना है प्रोस्पेक्टिव व्यू के लिए, जो कि ये वाला व्यू था। क्लियर? अभी प्रोस्पेक्टिव व्यू में आ गया। अब देखो यहाँ पे ना मेरे पास 4 पैनलिंग ओपन है, तो मैं किसी भी एक पैनल के अंदर काम करूँगा, ये चारों को इकट्ठा चलाना मेरे लिए भी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाता। तो मैं भी कोशिश क्या करता हूँ कि मैं एक टाइम पे एक ही पैनल को यूज़ करूँगा, सारे तो इंटरलिंक ही है। अब किसी एक पैनल को बड़ा करने के लिए आप दबाओगे Alt+W। तो जो शॉर्टकट्स है ना, ये प्लीज़ याद कर लेना। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक फ़ाइल भी दे पाऊँ शॉर्टकट्स की, जिसके अंदर आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। अब देखो ऊपर मेरे पास मिलता है एडिट का ऑप्शन, जिसमें मूव, रोटेट, प्लेसमेंट, ये काफ़ी सारे टूल्स हैं, साथ उसके शॉर्टकट भी लिखे हैं। टूल्स में हमें काफ़ी कुछ मिल जाता है देखने को। वी हैविंग अ ग्रुप्स हियर, वी हैविंग अ व्यू, क्रिएट समथिंग, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे देखना। मॉडिफायर्स हैं, एनिमेशन, ग्राफिक्स, रेंडरिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हो आप। सिविल व्यू, कस्टमाइज और स्क्रिप्टिंग, कंटेंट एंड हेल्प। अच्छा एक चीज़ और सबसे पहले कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना या अपने मैसेजेस में बताना कि अगर हम बीइंग एन आर्किटेक्ट, बीइंग एन सिविल इंजीनियर और बीइंग एन इंटीरियर डिज़ाइनर, विच इज़ आर फेवरेबल यूनिट्स, जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू आर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू आर स्ट्रक्चर्स, वी आर यूजिंग फीट्स एंड इंचेस। So basically, if you are working with the architectural field, you have to choose an units for the architectures like feet and inches. Civil में हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं. If we are working with the, you can say in a commercial plan, then we use a units in a meters. Or if we are working with a residential plan, then we can go with the feet and inches. So हमारे पास दो चीज़ों के यूनिट्स के रहते हैं. सबसे पहले देखो, अब 3ds Max बेसिकली यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है, हम भी यूज़ कर रहे हैं और भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी यूज़ करते हैं, एनिमेशंस के लिए भी यूज़ होता है, माया के लिए भी यूज़ होता है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए। अगर आपने फैब्रिकेशंस की बात करें, दे कैन यूज़ इट ऑल, और बड़े सारे हमारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। बट हाउ 3ds Max नोज़ कि उसका जो यूज़र है वो किस बैकग्राउंड से है। अब हमें तो पता होना चाहिए ना कि चलो हमें पता है कि हमने क्या यूज़ करना, बट सॉफ्टवेयर को तो नहीं पता ना कि भाई मैं कौन सी फील्ड से हूँ, मेरे को किसको क्यों यूज़ करना है और किस लिए मतलब काम आना है। तो इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है हमारे यूनिट सेटअप। यूनिट सेटअप क्या होता है, आपने कस्टमाइज पे क्लिक करना है, देन यू हैविंग अ यूनिट सेटअप है। अब मैंने यूनिट सेटअप पे क्लिक कर दिया। अब यूनिट सेटअप पे क्लिक करने के बाद मेरे पास क्या होता है, फीट्स एंड फ्रैक्शनल इंचेस, जो आपने हमेशा स्टैंडर्ड पे सिलेक्ट करना है। एक बार सिलेक्ट कर लेना है, आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ से ओके कर दिया एंड डन, वो सेट हो गया। अब देखो, अब आते हैं इसके राइट हैंड साइड पे, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये है प्रॉपर्टी बार। चीज़ें बनेगी भी यहाँ से, चीज़ें चेंज भी यहाँ से होगी, मॉडिफाई भी यहाँ से होगी, और चीज़ों में नवी चीज़ें भी यहीं से ऐड होगी। तो मतलब ये तो हमारा करता धरता हो गया सॉफ्टवेयर का। अब पहली चीज़ देखो, सबसे पहले मिलता है यहाँ पे क्रिएट। Always we want to create something, so we have click here, और जो आपने बना दिया, then after creating, if you want to modify it, you can modify it here. Then we having a hierarchy, here you can see hierarchy, here we having a motion, here we having a display and a system. तो बेसिकली ये टूल्स हैं, कुछ आगे हम देखेंगे क्या होता है। here we having, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बाद मेरे पास आता है यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन, जिसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा पूरा यूज़र इंटरफेस जो है वो चेंज हो जाता है। इसके बाद मेरे पास लाइट्स का ऑप्शन है, वी हैविंग अ कैमरास। इसके बाद देखो लाइट होगी, कैमरा होगी, एक्शन नहीं आएगा, हेल्पर आएगा, स्पेस रैप्स है, और कुछ सिस्टम की यूटिलिटीज़ है हमारे पास। आगे आगे देखेंगे क्या क्या होता है।
सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ क्रिएट का फर्स्ट पोजीशन, इट वाज अ ज्योमेट्री।